नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज हमारी YouTube पर पहली क्लास होने जा रही है और इस क्लास में हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा। जो हमारा राज्य लोक सेवा आयोग है, किसी भी राज्य लोक सेवा का आयोग है, उसके बारे में हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे और जो उसका पाठ्यक्रम है, परीक्षा पैटर्न है, जो हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कितने भागों में जो किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का जो पेपर करवाने का तरीका होता है, वो तमाम प्रश्न जो आपके मन में उठ रहे हैं दोस्तों, उनको मैं देने का प्रयास करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, वो अपना जो एग्ज़ाम का कराने का तरीका होता है उनका, वो आमतौर पर दो भागों में करवाते हैं, जिनको हम कहते हैं अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस। अब अपर पीसीएस क्या है, लोअर पीसीएस क्या है? तो देखिए दोस्तों, अपर पीसीएस में वो तमाम अधिकारी होते हैं जो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चुने जाने वाले सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। वो अपर पीसीएस के द्वारा भर्ती होते हैं और ये किसी भी नीति, निर्णय और प्रशासनिक कार्यों को लेने में सक्षम होते हैं। तो जो जिला स्तर पर जो कर्मचारी होते हैं अपर पीसीएस के, वो किसी भी नीति को लेने में सक्षम है, किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम है। जैसे मान के चलो, आप एक क्षेत्र है और लगभग उसमें 5-10 हज़ार लोग निवास करते हैं, तो उन क्षेत्र निवासियों के लिए जो नीतियाँ होंगी, जो निर्णय होंगे, और उनके लिए माना एक क्षेत्र है, वहाँ पे एक अस्पताल बनवाना है, तो उस अस्पताल के लिए जो भी नीतियाँ होंगी, जो भी निर्णय होंगे कि इसमें विकलांगों के लिए क्या सुविधाएं होंगी, महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं होंगी, जो बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं होंगी, तो जो वो तमाम एक निर्णय होगा, जो नीतियाँ होंगी, वो कौन बनाएगा? वो अपर पीसीएस द्वारा चुने जाने वाला व्यक्ति लेता है। और ये राज्य के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जो राज्य द्वारा चुने जाते हैं। अब दूसरा है दोस्तों लोअर पीसीएस। इसमें जो चयन प्रक्रिया होती है, उसमें जो कर्मचारी या अधिकारी होते हैं दोस्तों, वो नीति, निर्णय और जो प्रशासनिक कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य तो करते हैं, लेकिन नीति और निर्णय लेने में ये सक्षम नहीं होते। ये नीतियाँ नहीं बना सकते। किसी क्षेत्र विशेष के लिए ये अपने द्वारा कोई नीतियाँ नहीं बना सकते दोस्तों, क्योंकि ये एक कार्यकारिणी संस्था है दोस्तों। कार्यकारिणी अर्थात जो लेखा जोखा है, जो लेखांकन का काम करते हैं, वो लोअर पीसीएस द्वारा चुने जाने वाले व्यक्ति करते हैं। और दूसरा देखिए, ये राजपत्रित अधिकारी होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि राजपत्रित का अर्थ क्या होता है? राजपत्र का अर्थ होता है दोस्तों, राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला गजट। इनका जो नियुक्ति होती है, जो स्थानांतरण होता है, जो इनका कार्य होते हैं, जो इनका प्रशासनिक जो तमाम कार्य होते हैं, वो राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं और राजपत्र में प्रकाशित के द्वारा इनका तमाम कार्य पूरे होते हैं दोस्तों राज्य स्तर पर। तो जो यूपीएससी के द्वारा चुने जाने वाले जो अधिकारी होते हैं दोस्तों, उनका जो भारत सरकार का गजट होता है उसमें प्रकाशित होता है, और अपर पीसीएस का जो राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला जो राजपत्र होता है उसमें इनका नाम आता है। लोअर पीसीएस के दोस्तों ये गैर राजपत्रित होते हैं, इनका नाम राजपत्र में नहीं आता। इनका जो नियुक्ति है, जो स्थानांतरण है, वो आमतौर पर राजपत्र में प्रकाशित नहीं होता है। ये दोस्तों ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी होते हैं, और एक ग्रुप सी और ग्रुप डी के अधिकारी होते हैं। अब इनका पाठ्यक्रम देखिए, इनका पाठ्यक्रम दोस्तों कठोर है। अब हम कठोर इसलिए कह रहे हैं कि इसका जो परीक्षा पैटर्न है, जो प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, जो इंटरव्यू है दोस्तों, वो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है। और जो इसका प्रारंभिक परीक्षा होता है वो 300 नंबर का होता है, मुख्य परीक्षा 1500 अंकों का होता है, फिर साक्षात्कार अलग होता है दोस्तों। हालांकि इसमें भी तीनों प्रोसेस होते हैं दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। पर इसका जो प्रारंभिक परीक्षा वो 150 अंकों का होता है, और जो मुख्य परीक्षा होता है वो 400 अंकों का होता है। तो जो इनका हम पाठ्यक्रम या अंकों के हिसाब से जो मात्रात्मक अंतर पाया जाता है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो अपर पीसीएस का जो पाठ्यक्रम है वो कठोर हो सकता है, और जो लोअर पीसीएस का पाठ्यक्रम है वो कठोर प्लस लचीला दोनों हो सकता है। अब इसमें जैसे दोस्तों एसडीएम आते हैं, डीएसपी आते हैं, बीडीओ जैसे बड़े बड़े अधिकारियों का चयन अपर पीसीएस के द्वारा होता है दोस्तों।
और लोअर पीसीएस में नायब तहसीलदार, आपूर्ति निरीक्षक, उप जेलर, जो उत्पादक विभाग में होते हैं, जो उर्वरक विभाग में होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो विभाग होते हैं दोस्तों, उसमें उनके द्वारा ये कार्यरत होते हैं जो लोअर पीसीएस के होते हैं दोस्तों। तो ये हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी रखी है। तो इनके लिए हम जो तैयारी है दोस्तों, वो बुक है, बुक का कितना रोल है, किताबें कौन कौन से पढ़े, कौन सी किताबें नहीं पढ़ी, कितना इसका रोल रहने वाला है जो हमारी परीक्षाओं में है। तो देखिए दोस्तों, मैं बुक बताने से बचूंगा आपके लिए, क्योंकि मैं पुस्तकों को नहीं बता सकता कि आप उस पुस्तक को पढ़े, उस पुस्तक को पढ़े। दोस्तों, हर एक पुस्तक होते हैं जो वो अच्छे होते हैं, हर एक किताब अच्छी होती है, कोई भी किताब बुरी नहीं होती है। वो आप स्वयं पर डिपेंड करता है आप पर कि आप उसको किस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि एक किताब को पढ़ने के लिए एक अच्छा पाठक होना ज़रूरी है। तो अगर आपको अपना बेस मजबूत करना है तो आपको एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर मैं एक किताब का सुझाव दूंगा तो मैं बोलूँगा आप एनसीईआरटी की किताबों को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी से आपका फाउंडेशन मजबूत होता है, आपका जो बेस होता है वो मजबूत होता है एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने से, जो 6 से 12 तक की किताबें हैं। और भाई, जब आपका बेस मजबूत होगा, अगर आपको एनसीईआरटी किताबों का थोड़ा बहुत नॉलेज है और आपका बेस इसमें ठीक ठाक मजबूत है, तो आप किसी भी ऑथेंटिक किताब के पास जा सकते हो। इसके बाद आप किसी भी ऑथेंटिक किताब को पढ़ सकते हो। तो अगर आपका बेस मजबूत ही नहीं है तो आप किसी ऑथेंटिक किताब को नहीं पढ़ सकते दोस्तों। और एनसीईआरटी का तो रोल दोस्तों इन परीक्षाओं में बहुत ही बड़ा रोल है, चाहे वो यूपीएससी देखो तुम, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग को देखो तुम, इनमें एनसीईआरटी का दोस्तों ठीक ठाक रोल रहता है। आपको एनसीईआरटी कवर करनी पड़ती है, और बिना एनसीईआरटी के आप अपना बेस मजबूत नहीं कर सकते दोस्तों। और अगर आपके पास कोई किताब नहीं है एनसीईआरटी की 6 से 12 तक, इतनी किताबें कहाँ से लानी पड़ेंगी, तो आप मार्केट में दोस्तों एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है महेश कुमार बणवाल जी की। तो आमतौर पर महेश कुमार बणवाल जी की किताबें सभी छात्र पढ़ते हैं, और जो इनका सार है वो 6 से 12 तक है इसमें। तो उस किताब में आपको 6 से 12 तक का पूरा एनसीईआरटी का सार मिल जाएगा, हर एक पॉइंट आपको उसमें मिल जाएगा। तो महेश कुमार बणवाल जी की किताब आपके लिए ठीक रहेगी। बाकी जो अगर आपको ऑथेंटिक किताबें देखने हैं तो ऑथेंटिक किताबें बहुत हैं दोस्तों। इतिहास की अलग मिल जाए आपको, भूगोल की अलग मिल जाएंगी, राजनीति विज्ञान की अलग मिल जाएंगी। जैसे राजनीति विज्ञान की लक्ष्मीकांत एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है, तो आप उन किताबों को भी पढ़ सकते हैं। वो आप पर निर्भर करेगा कि आप कौन सी किताबें पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा सिलेबस, जो हमने जानकारी इससे प्राप्त की कि किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा करवाने का तरीका होता है वो कितने प्रकार से होता है, अपर पीसीएस क्या है, लोअर पीसीएस क्या है, कौन सी हमें किताबें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। तो देखिए दोस्तों, चाहे इतिहास अपर पीसीएस में आए, चाहे लोअर पीसीएस में आए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आए, चाहे वो एसएससी की एग्ज़ाम आए, चाहे वो पुलिस की एग्ज़ाम में आए, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम में आए, इतिहास तो इतिहास रहेगा दोस्तों। और अब जिस स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं का लेवल बढ़ चुका है दोस्तों, तो आपको फैक्ट पढ़ के या रट्टा पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होने वाला, ये बात आप तय है दोस्तों। तो आपको थोड़ा उस टॉपिक या उस विषय में थोड़ा गहराई से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और किसी भी विषय को मैं मानता हूँ कि अगर आप गहराई से पढ़ते हैं और उसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का जो मज़ा है वो आता है। और अपर पीसीएस में आप कहीं ना कहीं प्रारंभिक परीक्षा तो क्वालिफाई कर पाते हो, क्योंकि अधिकांश जो छात्र होते हैं वो मुख्य परीक्षा में बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रीलिम्स तक की ही तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी करते हैं और मुख्य परीक्षा को उतना नहीं लेते। और मुख्य परीक्षा के लिए बोलते हैं कि जब हम प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करेंगे तो तब मुख्य परीक्षा देख लेंगे, और उसके बाद उनको टाइम नहीं रहता है। तो किसी भी जो छात्र छात्राएं हैं उनका जो नॉलेज देखिए दोस्तों, जो नॉलेज का परखा जाता है दोस्तों, वो मुख्य परीक्षा में परखा जाता है कि उस व्यक्ति ने, उस अभ्यर्थी ने इस परीक्षा के लिए कितनी तैयारी किया है। क्योंकि आपको मुख्य परीक्षा में टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए और उसके बारे में आपको कम से कम समय में बहुत बेहतर उत्तर लिखने का प्रयास करना होता है। तो मेरा मानना है कि किसी भी जो विषय का है उसको गहराई से पढ़ा जाए, और हर एक टॉपिक को मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। इस YouTube चैनल से मैं आपका एक टॉपिक नहीं छोड़ने वाला, और
अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए तो आप इंटरनेट पे सर्च कर दीजिए पीएससी सिलेबस। आमतौर पर पीएससी का सिलेबस लगभग यूपीएससी का सिलेबस है दोस्तों। अगर आप यूपीएससी के स्तर पर सिलेबस को पूरा करते हो तो मतलब वही है, पीसीएस हो और यूपीएससी हो एक ही है, उसका सिलेबस उसमें वही पढ़ना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी आज की जानकारी थी कि कैसे हमने पढ़ना है, कैसे हमने नहीं पढ़ना है, कैसी तैयारियां करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो कल से हमारी इस यूट्यूब चैनल पर क्लासेस आने वाली है दोस्तों, और पहली क्लास हमारे दोस्तों इतिहास की रहने वाली है। तो इतिहास की क्लास से हमारी कल से पहली क्लास रहेगी, और इतिहास से हम पूरा हमारा जो पाषाण काल है, जो भूगर्भिक इतिहास है, उसको हम इसी में पढ़ेंगे दोस्तों, इतिहास में पढ़ेंगे। और इतिहास में पढ़ने के लिए हालांकि वो भूगोल का विषय है, पर थोड़ा उसको पढ़ने से हम इतिहास की ओर आते हैं दोस्तों, जो मानवीय इतिहास है। और चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, मध्यकालीन भारत हो, वैदिक सभ्यता, कोई भी हो दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा इतिहास में। और उसके बाद हमारी राजनीति विज्ञान और भूगोल की क्लासें चलेंगी। तो देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा अगर यहाँ पर पढ़ाते समय कोई भी गलती हो जाती है तो पहले तो मैं उसका क्षमा मांगता हूँ आपसे, और आप मेरे को कमेंट कर देना और मैं उसका सुधारने का प्रयास करूँगा, और जो हमारी आने वाली कक्षाएं हैं उसमें मैं बेहतर करने का प्रयास करूँगा। तो मैं कितना बेहतर कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ वो तो समय ही बताएगा। तो देखिए दोस्तों, तो आज की क्लास इतनी ही है, और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाली क्लासेस ज़रूर मिलेंगे इस यूट्यूब चैनल पर।